हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में भारत की खोज के 3 हिस्सों का अध्ययन किया था, जो कि पहले पार्ट में थी अतीत का दबाव और अतीत का भार। दूसरा पार्ट जो था वो हमारा तलाश के नाम से था, जिसमें था हमारा पहला पार्ट भारत के अतीत की झांकी। अब हम इस अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में भारत की शक्ति और सीमा का। भारत की शक्ति और सीमा। हमने अपने पिछले जो भी हमारे पार्ट थे उनमें अध्ययन किया था कि नेहरू जी तलाश कर रहे हैं कि आखिर भारत क्या है। उसके भारत के हर एक हिस्से में जाकर उन्होंने और हर एक उन्होंने किताब पढ़कर जो भारत से संबंधित थी, और उस जगह पर घूम घूम कर जाकर उन्होंने अध्ययन किया कि आखिर जिस भारत में वह रहते हैं वह भारत है क्या, असल में उसकी शक्ति क्या है, और उसका जो पिछली जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिससे वो भारत जो है पतन की स्थिति में है इस समय, तो वो आखिर ऐसा क्यों है। उस समय जिस समय नेहरू जी इस किताब को लिख रहे थे, उस समय उनके दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी। तो आज हम अध्ययन करेंगे भारत की शक्ति और सीमा का। देखिए, भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन के कारणों की खोज काफ़ी लंबी और उलझी हुई है, लेकिन उसके पतन के तत्कालीन कारण पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। भारत की शक्ति और उसके स्रोत जो भी हैं, उसके पतन के कारण, यानी कि भारत पतन की स्थिति में क्यों है, उसके क्या कारण हैं, उसकी जो उन्होंने खोज की वो काफ़ी लंबी थी और उलझी हुई भी थी, कि वह उनकी समझ में नहीं आ रही थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि यह गलत है, कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी वह उन बातों में उलझकर रह जा रहे थे। लेकिन उसके पतन के तत्कालीन कारण पर्याप्त स्पष्ट नहीं थे। जो भी कारण उनके सामने आए थे वो उतने पर्याप्त नहीं थे, और पर्याप्त भी नहीं थे और साफ भी नहीं थे। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया, और यूरोप जो लगभग सभी बातों में एक ज़माने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में भारत से आगे निकल गया था। अब भारत जो तकनीकी मामले में, जो कि भारत आगे था और यूरोप सबसे पीछे था। लेकिन क्या हुआ कि कई सारे मामले ऐसे हुए जिसमें भारत ने अपनी तकनीकी प्रगति छोड़ भी दी और छूट भी गई, और यूरोप ने जो है मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। वो उसने क्या किया, वह इस तकनीक में सबसे आगे आ गया था। काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन वह तकनीकी प्रगति के मामले में भारत से कहीं आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना के साथ साथ हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता भी थी। अब इस तकनीकी मामला ऐसा होता है जिसमें हमें मानसिक शक्ति के साथ अपनी मानसिकता जो है स्थिर रखनी पड़ती है, तभी हम जो है इस तकनीकी के क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। और उस मानसिकता को बनाए रखने के लिए कि हौसला भी चाहिए, तो जो कि यूरोप ने जो है इसमें हाथ मारा। नई तकनीकों के पश्चिम यूरोप के अनेक देशों को सैनिक बल दिया, और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्वी देशों पर अधिकार करना आसान हो गया। अब क्या, नई तकनीकों ने पश्चिम यूरोप के अनेक देशों को सैनिक बल दिया। अब जो नई तकनीकी थी यूरोप ने इसमें आग निकल गई, तो पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों को सैनिक बल दिया गया। उसने जो है अपना जो तकनीकी बल जो था उसने फैलाना शुरू किया। उसने उसको आकार दिया सैनिक बल का, और अपने लिए विस्तार करके पूर्वी देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, जो कि उसके लिए आसान हो गया था। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया की कहानी है। यह भारत ही इस बात में नहीं है, एशिया यानी कि जितना सब पूरा एशिया भी इसकी पूरी एशिया की भी यही कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि प्राचीन काल में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा कि एक ज़माने में भारत तकनीकी में आगे था और अब क्या, सबसे पीछे हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, यह समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। उन्हें पढ़ते समझते बहुत सारी चीज़ों का आभास भी होने लगा। जीवन जीने की लालसा तथा उद्यम में कमी आ जाती है।
क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति का स्थान अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने ब्रह्मांड और प्रकृति के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहीं शब्दावंडर के युक्त भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देता है। भवन और मूर्ति निर्माण कला का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी पूर्वक की गई नक्काशी लेने लगा। ये सब क्या है? ये सब जो है भारत के जो भी गिरावट है भारत की तकनीकी में या फिर कि भारत की शक्तियों में, ये सब उनकी जगह लेने लगे। उस जगह भारत की जो है निर्बलता नज़र आने लगी। और क्या इसमें शब्दांडर किसे युक्त भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भवन और मूर्ति निर्माण कला का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी पूर्वक की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सजीव सरल और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत जटिल और अलंकृत साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की इच्छा, छलकती हुई जिंदगी, जिसके फलस्वरूप सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो पाया। अब क्या? सरल और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत जटिल और अलंकृत साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की इच्छा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके फलस्वरूप सुदूर देशों ने भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो पाया। अब क्या? धीरे धीरे भारत जो है आगे आने लगा। क्षीण हो चली और उसका स्थान महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण और रूढ़िवादी विचारधारा ने जन्म ले लिया, यानी कि जो कि उसका पतन का कारण था वो धीरे धीरे उभरने लगा। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना निरंतर लुप्त होती चली गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने जगह ले ली। अतीत के भारी बोझ ने उसे कुचल दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। शारीरिक थकावट और मानसिक जड़ता की इस हालत में भारत का उत्तरोत्तर ह्रास होने लगा। वह जड़ और गतिहीन हो गया, जबकि दूसरे देश प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। अब है, परंतु यह स्थिति का पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं था। जो भी स्थिति आपने पिछले खंड में पढ़ी है उसी के बारे में कहा गया है, पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं था। यदि केवल गतिहीनता और जड़ता ही एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका संबंध अतीत से पूरी तरह टूट जाता। यानी कि केवल गतिहीनता और जड़ता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो संबंध अतीत से पूरी तरह टूट जाता। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता तो अतीत से जो इन चीज़ों का संबंध है वो क्या पूरी तरीके से बिखर जाता, टूट जाता। एक युग का अंत होने और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का कोई क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। अब क्या हुआ? ध्वंसावशेष की किसी चीज़ का निर्माण होता, और जैसे कि जब किसी युग का अंत होता है तो क्या विध्वंस होता है, उसके जो अवशेष होते हैं उनसे क्या हमें पुरानी उसका पता चलता है और नई चीज़ का निर्माण होता है। इस तरह का कोई क्रम भंग नहीं हुआ, इस तरह का कोई विध्वंस नहीं हुआ, कोई भी क्रम चलता हुआ भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसलिए भारत जो है पूरी तरीके से पतन का कारण नहीं हुआ। साथ ही समय समय पर भारत में पुनर्जागरण के दौर आते रहे। साथ ही जैसे समय समय पर लोगों के द्वारा भारत में पुनर्जागरण के दौर भी आते रहे। लोग अपने उत्साह से भारत को आगे बढ़ाते रहे और नए को समझने और उसके अनुकूल बनाकर पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने योग्य समझा गया उसका सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का बाहरी ढांचा ही प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदलती गई। ऐसी लालसा लोगों को उस लक्ष्य की ओर प्रेरित करती जिसे पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका और साथ ही नवीन और प्राचीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा निरंतर बनी रही। इसी लालसा ने उन्हें गति प्रदान की और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य प्रदान किया। अब हमें इसमें जो है आपको समझ में आया होगा कि भारत, जैसा कि आपने इसका टाइटल देखा, भारत की शक्ति और सीमा। जैसे भारत पतन में तो था लेकिन वह पूरी तरीके से अपनी शक्तियों को नहीं भूला।
और ना ही उसने जो भी अपनी सीमा थी उसको त्यागा। इसीलिए भारत पूरी तरीके से पतन की अवस्था में नहीं आया। दौर जैसे जैसे दौर आते रहे, भारत में पुनर्जागरण की स्थिति आती रही और हमारा भारत अब उसी अवस्था में धीरे धीरे लौटने लगा। अब क्या है हमारा तीसरा इसका पार्ट है भारत की तलाश। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की तलाश। जैसे कि हमने भारत की शक्तियों और सीमाओं के बारे में जाना समझा, ऐसे ही अब उन्होंने एक टॉपिक बनाया भारत की तलाश। अब उसमें इन्होंने भारत में जो रहने वाले लोग थे उनके द्वारा लिखी गई, पढ़ी गई, उनके द्वारा समझी गई बातों से भारत की तलाश को शुरू किया अपने नज़रिए से। अब देखते हैं। प्राचीन स्मारकों, पुस्तकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में कुछ हद तक भारत की समझ तो पैदा कर दी, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ और ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अब जहाँ पुस्तकें पढ़े और उन्हीं पुस्तकों के द्वारा वह जिन स्मारकों या सांस्कृतिक उपलब्धियों या किसी भी तरीके से उन्होंने भारत को जानने की कोशिश की, लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई समझाने वाला ना हो तब तक हमें वो वाक्य समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही कुछ मनोस्थिति यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की भी थी कि उन्होंने पुस्तकें पढ़ने के बाद उस जगह पर घूमकर, उन स्मारकों को देखकर, समझकर, छूकर भारत को तलाशने की कोशिश की कि ऐसा क्या है इसमें जो कि ये भारत की तलाश पूरी करता है। उनकी वह समझ में नहीं आया। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे अनेक लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का एक विचित्र मिश्रण है। अब क्या उन्होंने वर्तमान मेरे लिए, जो कि जिस समय वह किताब लिख रहे थे उस समय मुझ जैसे अनेक लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का एक विचित्र मिश्रण है। यानी कि जैसे वो एक मध्ययुगीन व्यक्ति अपने आप को मानते हुए भयंकर गरीब और बहुत बुरी तरीके से गरीबी में रहने वाले, और मध्य वर्ग यानी कि मीडियम लोग जो होते हैं, और कुछ सतही और जो कुछ बिल्कुल ही बेकार ज़मीन पर ही बिल्कुल रहने वाले, आधुनिकता का एक विचित्र मिश्रण उन्हें नज़र आया। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का विशेष प्रशंसक नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए मैं हमेशा मध्य वर्ग की ओर देखता था। अब क्या, जब भी जैसे कई स्वतंत्रताकारी हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान भी दे दी, ऐसे ही इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कार्य किया था। तो उसी के बारे में लिखा इन्होंने कि मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का विशेष प्रशंसक नहीं था। मैं उन लोगों की अच्छी चॉइस नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए और नेतृत्व करने के लिए मैं हमेशा मध्य वर्ग यानी कि मीडियम लोगों की तरफ ही देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को सीमाओं में जकड़ा हुआ अनुभव करता था। यानी कि मध्य वर्ग के जो लोग थे वह अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। वह सोचते थे हम मध्य वर्ग के हैं तो हम यहीं पर ठीक है, यहीं खुश है। वह आगे बढ़ना नहीं चाहते थे और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। जकड़ा हुआ अनुभव भी करता था और खुद तरक्की और विकास, यानी कि वह अपने वर्ग में रहकर ही खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। ब्रिटिश शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण ही उसके अंदर विद्रोह की चेतना पनपी। अब ब्रिटिश शासन जब था तो उसके उन्हीं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही वह सब कुछ सारा कार्य होता था, यानी कि वो पूरा राज्य था उनका। तो जब वह अपनी खुद की तरक्की और विकास करना चाहते थे मध्य वर्ग में रहकर ही, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाए तो उनके अंदर विद्रोह की चेतना पनपी। यानी कि उन्होंने सोचा अब हम विद्रोह करेंगे, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं थी जिसने हमें रौंद दिया था। लेकिन जो उन्होंने ये सोचा था कि हम विद्रोह करेंगे, लेकिन वह उस चेतना के, लेकिन यह चेतना जो कि उनमें ये मन में कामना जन्मी है कि वह इसमें यहाँ से अपनी जो है कहेंगे कि हम जो है विद्रोह करेंगे। तो वह उस चेतना ढांचे के खिलाफ नहीं थी जिसने हमें रौंद दिया। यह उस ढांचे को पूर्ववत बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर स्वयं उसका संचालन करना चाहते थे।
यह क्या चाहते थे कि उस ढांचे जो भी वो ढांचा शुरू से जो चलता चला आ रहा था वह उसको वैसे ही रखना चाहते थे, और अंग्रेज़ों को हटाकर जो जिस ढांचे को इस समय ब्रिटिश शासन चला रहा था उसको हटाकर, यानी कि अंग्रेज़ों को हटाकर वह उसका संचालन खुद करना चाहते थे, यानी कि भारतीय रूप में उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे के आदी हो चुके थे कि उसे चुनौती देना या उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना इनके बस की बात नहीं थी। कुछ नई ताकतों ने सिर उठाया तथा वे ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। कुछ जो उनमें से नई ताकत थी उन्होंने सिर उठाया, आवाज़ उठाई और हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई, यानी कि गांव के जो लोग थे उस जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नए ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही चुके थे या उसे बहुत ही कम अहमियत देते थे। जब वह ग्रामीण जनता की ओर गए तो वहाँ पर युवा बुद्धिजीवी, यानी कि जो भी वहाँ के युवा वर्ग थे जो अच्छी नॉलेज रखते थे वह सामने आए। और ये क्या था, जब ग्रामीण जनता थी ये, तो क्या उन लोगों को, ग्रामीण लोगों को बिल्कुल ही लोग भूल चुके और उनको लोग कम अहमियत देते थे, वह सब उनके सामने आया। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था क्योंकि उसने हमारे कुछ निष्कर्षों और मूल्यों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश करनी शुरू की और इससे हमारे भीतर इनकी द्वंद्व और समझ दोनों ही उत्पन्न हुए। यानी कि जब उन्होंने तलाश इस रूप में तलाश करनी शुरू की तो इससे हमारे भीतर जो कि द्वंद्व और समझ, यानी कि लड़ने की शक्ति और समझने की शक्ति दोनों ही उत्पन्न हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से ही परिचित थे। उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ था, पर मेरे लिए सही अर्थों में नई तलाश के लिए की गई एक यात्रा थी। मुझे बराबर अपने लोगों की कमजोरियों और असफलताओं का दर्द भरा एहसास रहता था, लेकिन भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन हो, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसमें कुछ ऐसी विशेष बात थी जो मध्य वर्ग में विद्यमान नहीं थी, यानी कि ग्रामीण वर्ग जो था, ग्रामीण समुदाय था, उसमें कुछ लोग परिचित थे लेकिन उसमें उत्तेजक अनुभव नहीं हो रहा था। उन्हें परिचित होने के बावजूद भी लग रहा था कि इसमें कुछ उत्तेजना नहीं है। मेरे लिए सही अर्थों में नई तलाश के लिए की गई यात्रा थी, यानी कि जब वह एक नए रूप को अपने सामने लाए, यानी कि ग्रामीण समुदाय को वह अपने सामने लाए, तो वह उन्हें एक तलाश नई सी लगी और अपने लोगों की कमजोरियों और असफलताओं को दर्द भरा एहसास रहता था। लेकिन भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा परिभाषित करना कठिन हो उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसमें कुछ ऐसी विशेष बात भी थी जो मध्य वर्ग में विद्यमान नहीं थी। आगे देखते हैं। मैं आम जनता की इस अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए भारत के समस्त नागरिकों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के बजाय व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई। अब देखते हैं। मैं आम जनता की इस अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए भारत के समस्त नागरिकों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। अब इन्होंने यहाँ पे सोचा कि जो भी आम जनता है उनकी एक धारणा बन रही थी जब ये भारत की खोज कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, तो क्या सब लोग जो हैं वो समझ रहे थे, जान रहे थे कि ये क्या करना चाहते हैं, कि हमारे लिए लड़ना चाहते हैं, एक नए भारत की खोज करना चाहते हैं, तो क्या उसकी अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहते थे। उनके लिए जो समस्त नागरिकों को समझने की जो कि सारी विविधता थी वो वास्तविक उनका अस्तित्व ही थी। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदाय के बजाय व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। अब उन्होंने जितनी तलाश यहाँ पर ग्रामीण समुदाय में आने के बाद जितनी उन्होंने तलाश की कोशिश की थी उससे कुछ ज़्यादा ही पाया, इसीलिए
उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई। तभी मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उसमें जो एक प्रकार की अंतःशक्ति और दृढ़ता है, उसका प्रमुख कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसके कुछ अंशों को उन्होंने अब भी बचाए रखा है। अब ग्रामीण समुदाय में पहुंचने के बाद उन्हें जैसे अब गांव से लोग शहर जाते हैं, जब गांव के लोग शहर आए तभी शहर बसा, नई नई सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे ही उन्हें क्या ग्रामीण समुदाय में जाने के बाद उन्होंने पाया कि जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है वो अभी भी बची हुई है, उसके कुछ अंश अभी भी हैं। पिछले 200 वर्षों के दौरान उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया है। अब जो कुछ भी समाप्त हुआ है तो वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है कि जो अत्याचार उनके ऊपर हुआ है उसी के कारण वह जो कुछ अंश बचे हैं और कुछ अंश समाप्त हो गए, तो वह उसी अत्याचार के कारण समाप्त हो गए हैं। फिर भी कुछ तो ऐसा बचा ही हुआ है जो सार्थक, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो अनिष्टकर और निरर्थक है। फिर भी कुछ तो ऐसा बचा हुआ है, यानी कि जो कुछ अंश बचे हुए हैं जो सार्थक हैं, जिनका मतलब निकलता है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है, और उसके साथ और कुछ अंश बचने के साथ बहुत कुछ ऐसा है जो अनिष्टकर और निरर्थक है। अनिष्टकर और निरर्थक मीन्स जो बेकार का है और जो अनिष्ट करने वाला है। हमने आज की वीडियो में अपने 2 पार्ट का अध्ययन किया था, भारत की शक्ति और सीमा और भारत की तलाश। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अन्य पार्टों का और अन्य भागों का अध्ययन करेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।